अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद में सर्दी का राज है और सर्दी ने अपनी आगोश में मैनचेस्टर और पाकिस्तान को ले लिया है और लोगों ने रजाइयां भी निकाल ली हैं, कंबल भी निकाल लिए हैं। आज भी मौसम खुशगवार रहेगा, लेकिन आज सूरज की शुआएं भी फैसलाबाद शहर को आंखें दिखाएंगी। ज्यादा से ज्यादा दर्जा रात जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि कम से कम दर्जा रात 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और हवा में नमी का तनासब भी 67% तक रहने का इम्कान है। हवा कभी कभार साकत हो जाएगी और तो कभी कभार 1 नॉट की रफ्तार से जो है वो शहर फैसलाबाद के अंदर चलती हुई नजर आएगी। और दूसरी जानब अगर स्मोक की बात करें, स्मोक के असरात मौजूद हैं, लेकिन उतने मौजूद नहीं जितने स्टार्टिंग पे थे। उसकी वजह यह है कि बारिश गुज़श्ता दिनों में जो हल्की फुल्की हुई है उसकी वजह से स्मोक के असरात शहर फैसलाबाद पे कम हो गए हैं। तो जनाब, आज का सवाल हम आपके आगे रखते हैं। आज का सवाल यह है कि पाकिस्तान के कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान का नाम क्या है? पाकिस्तान के कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान का नाम क्या है? जीतने वाले खुश नसीब जो होंगे उन्हें बुलेवार्ड की जांच से जो वॉचेस हैं वो फराम किए जाएंगे। आप बस ये करना होगा, फोन उठाना होगा और फोन उठा के ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करना होगा। टेक्स्ट जो है वो आपको उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है इसके ऊपर करना होगा और ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करने वाले 5 खुश नसीब जो होंगे उनको बुलेवार्ड की तरफ से जो फूड वॉचर्स हैं और शॉपिंग वाउचर्स वो फराम किए जाएंगे। तो जनाब, मैं दोबारा सवाल रिपीट कर रहा हूं कि पाकिस्तान के कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान का नाम क्या है? तो जनाब, जल्दी से फोन उठाएं और टेक्स्ट करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वाउचर जीत सकें। तो जनाब, आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ एक बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत और अच्छी प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूद होंगी। वो कौन होंगी, आइए आपको दिखाते हैं। जनाब, सादिया इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कौमी क्रिकेट टीम के अंदर 2 ओडीआई और 4 T20 मैचेस खेले हैं और बांग्लादेश के साथ जब कजाफी स्टेडियम में मैच चल रहा था तो बेहतरीन परफॉर्मेंस पे इनको ग्रीन कैप भी दी गई थी। तो वेलकम करते हैं सादिया आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ अब्दुल रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे सिटी 41 के। तो अब्दुल रहमान, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। सादिया की जान चलूंगा। सादिया, क्या कहेंगी? शहर फैसलाबाद से आपका ताल्लुक है और आज इस शहर से निकलते एक ऐसा चमकता हुआ सितारा बन गई कि रोशनी पूरी दुनिया देख रही है। बहुत प्राउड फील होता है कि इतने छोटे शहर से इतने बड़े लेवल तक जाना है, क्योंकि फैसलाबाद में दूसरी गेम्स का अच्छा खासा स्कोप है, लाइक एथलेटिक्स, दूसरी गेम के इतने ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, लेकिन क्रिकेट में कोई नहीं है। तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि मैं फैसलाबाद से पहली लड़की हूँ जिसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, मामा बाबा के लिए तो आप प्राउड बन गई होंगी। शुरू पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, लेकिन बाद में जब अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं और नाम भी बनता है, उससे ये होता है कि वालिदैन बड़े खुश होते हैं, यार हमारी बेटी ने इतना अच्छा नाम बनाया, अब कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा है। तो प्राउड तो उनको भी काफी फील होता होगा। डेफिनेटली होता है। लाइक जब मैं शुरू से ही खेलती थी, दूसरी गेम्स करती थी, क्रिकेट बाद में शुरू की थी, तो मेरे पेरेंट्स तब भी बहुत प्राउड फील करते थे मेरी जितनी भी अचीवमेंट्स होती थी। लेकिन क्रिकेट खेलने के बाद जब आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, आप दुनिया के सामने आपको खेलने का मौका मिला, और जब लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से सब मैच देखते थे, तो मेरे रिलेटिव सारे, अब्बू के फ्रेंड्स इतना लाइक उनको कहते थे, तो वो बहुत प्राउड मोमेंट होती थी। अच्छा, और वो होता अच्छा था भी ना लगता था कि स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर कुछ फ्रेंड्स होती हैं आपकी जो बड़ी जिगरी दोस्त होती हैं, और जब आज आप कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं तो वो बताती भी होंगी लोगों को, यार वो सादिया जो है ना वो मेरी क्लास फेलो है, मेरे साथ पढ़ती होती थी। फिर तस्वीरें भी निकाल के दिखाते होंगे। वो भी एक बड़ा अच्छा मोमेंट होता है। फिर जब आप आते होंगे फैसलाबाद खेल के तो बहुत सारी दोस्तों के साथ गेट टुगेदर्स भी होती होंगी। क्या कहेंगे इस हवाले से? डेफिनेटली होता है। लाइक बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मतलब अपने घर वालों को बताते हैं कि ये हमारी फ्रेंड है, हमारे साथ खेलती थी। लाइक अभी जब मैं वर्ल्ड कप खेलने गई थी तो गट्टी स्कूल में मेरा वो एक लगा हुआ था, बैनर लगा हुआ था, तो मेरी एक दोस्त के भाई देख के गए हैं, तो वो जाके अपनी बहन को कहते हैं कि आप वो सादिया इकबाल को जानते हो जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से खेल रही है? तो वो कहती है वो मेरी मतलब क्लासमेट है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो उसके भाई इस बात पे यकीन ही नहीं कर रहे थे, तो उसने फिर हमारी पिक्स दिखाई, तो कहते हैं वाकई ये आपकी दोस्त है। तो अच्छा लगता है जब ऐसे दोस्त बताते हैं कि हम अपनी फैमिली को आपके बारे में बताते हैं। अच्छा सादिया, ये गट्टी स्कूल में क्या जादू है? आप भी वहां से हैं और इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स वो पैदा करता है वो स्कूल। मुझे तो लगता है उसके अंदर कोई पता नहीं जादू की कोई चीज दबी हुई है। वहां से इतने
प्लेयर्स बन के निकलते हैं, और एक नहीं कई खेलों के दुनिया भर के अंदर उन्होंने अपना नाम रोशन किया है फैसलाबाद से निकलने के बाद, और खास तौर पे गट्टी स्कूल से उस स्कूल में बात क्या है, जो जाता है स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। बहुत ख़ास बात है और बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर वहाँ से निकले, क्योंकि वहाँ का जो स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट था वो बहुत अच्छा था। जो कोचेस थे और सारा स्टाफ था वो बहुत मेहनत करवाता था सारे स्टूडेंट्स को। मुझे याद है कि हमें जून जुलाई की छुट्टियाँ होती थी, तो सर जावेद हमें स्कूल बुलाते थे, और उस मतलब जो हमारा सेशन छुट्टी वाले दिन भी बुला लेते थे। छुट्टी वाले दिन भी बुला लेते थे, तो वो उन डेज में भी हमें ट्रेनिंग करवाते थे। तो बस यही है कि आप जितनी मेहनत करें उससे फिर उतना ही फायदा होता है। अच्छा, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं वहाँ पे जिन्होंने नाम बनाया। अब जब आपकी मुलाकात होती है तो वो बातें तो करते होंगे, कल हम यहाँ पे इकट्ठे खेलते थे, आज आप क्रिकेट के अंदर इतना दूर निकल गए, हम फुटबॉल के अंदर, हॉकी के बहुत अच्छी प्लेयर्स हैं वहाँ पे, तो वो किस तरह की गुफ्तगू होती है जब मुलाकात होती है उनके साथ? मैंने पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया है, हॉकी को भी और हैंडबॉल को किया हुआ है, और एथलेटिक्स नेशनल लेवल तक खेला हुआ है। तो वो मेरे साथ ही सारे फ्रेंड्स होते हैं, यूनिवर्सिटी में इकट्ठे होते हैं, तो बहुत अच्छी डिस्कशन होती है उनसे कि कल हम कहाँ थे, आज कहाँ है। तो इन सारी चीज़ों का जो क्रेडिट है ना, वो तो मैं अपने कोच को दूंगी कि उन्होंने हमें इतना मतलब अच्छा कर दिया था, इतने अच्छे एथलीट्स बना दिया था कि हम जिस गेम में भी जाते थे उसमें परफॉर्मेंसेस मिलती थी। बिल्कुल, और एक कोच जो होता है वो एक उस्ताद होता है ना, जिसे कहते हैं कि ये किंग तो नहीं होता, बादशाह तो नहीं होता, लेकिन ये किंग मेकर होता है। तो आपको इस स्टेज तक पहुंचाने के लिए जाहिर बात है आपके कोच का अहम किरदार जो है वो इसके अंदर शामिल है, उनकी मेहनत शामिल है। जितनी मेहनत आप करते थे साथ में, उतनी ही मेहनत वो भी करते थे, और इस मेहनत का ही फल है कि आज आप कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं। तो अब्दुल रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल रहमान से भी गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल रहमान, आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ टैलेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इनको फैसिलिटीज वैसी प्रोवाइड नहीं की जाती जैसी करनी चाहिए। आज तो ये कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा है, लेकिन जब नहीं थी, स्ट्रगलर फेज में थी, तब इनको उतनी सपोर्ट हासिल नहीं थी फाइनेंशियली जितनी होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे, गवर्नमेंट क्या किस तरह से इनको फैसिलिटेट कर रही है? बिल्कुल हनान, ये आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऐसा काम नहीं करते। अगर करते भी हैं तो इसमें मेल डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा है। मतलब देखिए, जितना मतलब मेल को मौका मिलता है फीमेल को बहुत कम मिलता है। कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो बेहतरीन समझ लें कि जो एक्स्ट्रा जो कारकर्दगी दिखाती हैं उनको तो आगे आने का मौका मिल जाता है। जैसे मैडम सादिया यहाँ पर इंटरनेशनल खेल गई है, तो इसका मतलब है कि टैलेंट तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस टैलेंट को ग्रूमिंग का मौका नहीं मिलता। फिर इसमें जो हमारी रवायात हैं उनका बड़ा मसला होता है कि बाहर जाके खेलना। यहाँ पर अभी कुछ रोज़ पहले जो इमाम मस्जिद की एक बेटी ने भी मेडल जीता था, तो वो भी उनके लिए वो बताते थे कि बड़ी तनकीद होती रही है माजी में। तो ये एक बड़ा मसला है कि यहाँ पर ख़वातीन को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता फैमिली में, फ्रेंड्स में, या जो सोशल सर्कल है रिलेटिव्स का, उसमें जो है वो अभी हम उस लेवल पर शायद नहीं पहुँचे कि जहाँ पर जिस तरह से लड़कों को ट्रीट करते हैं खेलते हुए, जिस तरह से प्राउड फील करते हैं, तो ये लड़कियों को भी करना चाहिए। और अगर इनकी फैमिली कर रही है तो मैं उन्हें बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। इसी तरह से अगर अप्रिशिएट करें तो यकीनन ये देखें, फैसलाबाद की जो मट्टी है इसमें बड़े प्लेयर्स गुजरे हैं, क्रिकेट के, कबड्डी के, फुटबॉल के, इसी तरह से हैंडबॉल के, मुख्तलिफ गेम्स के हवाले से ये बड़ा जो जरखेज़ शहर रहा है, हॉकी के हवाले से भी। तो ये एक अच्छा है। इसमें जो गवर्नमेंट को या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को भी अपनी दिलचस्पी का इजहार करना चाहिए, क्योंकि देखें कोई भी अपने शौक पे जो है वो एक लंबी उम्र तक नहीं खेल सकता। जब प्लेयर्स को जॉब साथ में मिलती हैं, डिपार्टमेंट उन्हें हायर करता है, तो फिर इसमें एक जो यहाँ पर फिनंशियली है वो बंदे को स्कोर होता है कि इतनी जो है तनख्वाह वो उसको मिलेगी। उसके बाद जो अपनी गेम्स है वो भी ड्यूटी में उसकी होती है कि वो गेम्स भी करता रहता है। तो इस तरह से डिपार्टमेंट्स को आगे आना चाहिए। जिस तरह से देखिए, हर डिपार्टमेंट में जो लड़के जिन्होंने रखे होते हैं तो उन्हें इस तरह से एक कोई ना कोई अपना बनाना चाहिए कि इतनी ख़वातीन भी साथ में लाजमी उनको प्लेयर रखनी चाहिए, टीमें बनानी चाहिए। फिर इनके दरमियान जो बाहमी मुकाबले होंगे मुख्तलिफ, जैसे ये वापडा को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं मुख्तलिफ, लेकिन अब्दुल रहमान, मुकाबलों तक पहुंचने के लिए मेहनत दरकार होती है, और मेहनत करने के लिए तो ग्राउंड ही यहाँ पे मौजूद नहीं है। इस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ, ये आपकी बात बड़ी वैलिड है कि यहाँ पर जिस तरह से हॉकी स्टेडियम है या क्रिकेट स्टेडियम है, तो इसमें हफ्ते में 1 या 2 दिन तक लाजमी इनकी कैंपिंग होनी चाहिए कि वहाँ पर अपनी
जो वीकेंड पे कैंप कर सकें, तो वो स्पेसिफिकली ये होना चाहिए कि ये ख़वातीन के लिए हफ्ता इतवार होगा, जुमा हफ्ता, जो भी दिन वो डिपार्टमेंट वाले या ग्राउंड वाले रख सकते हैं, ये भी किया जा सकता है। फिर इसमें देखें लड़कियों के कॉलेज कितने हैं, स्कूल्स कितने हैं, वहाँ पर जो ग्राउंड्स है उसको स्पेसिफाई किया जा सकता है। अगर करने का जहन हो तो ग्राउंड्स का इशू नहीं है। बहुत सारे यहाँ पर फैसलाबाद में इतने बड़े बड़े स्कूल्स हैं, उसमें ग्राउंड्स बनाई जा सकती है। इसके लिए अलहदा से कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तवज्जो दरकार है। सिर्फ जो हमारी जो ख़वातीन MP MNAs हैं उन्हें भी इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। फिर जो देखें यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी में कितनी ख़वातीन हैं, उन्हें भी ये एक पूरी जो गाइडलाइन होगी गवर्नमेंट की, जिसके मुताबिक चीज़ें चलेंगी। अचानक से तो सब नहीं हो सकता, लेकिन ग्रेजुअली इसमें बेहतरी लाई जा सकती है कि कुछ ग्राउंड्स लड़कियों के हों, उसमें दूसरे कॉलेजेस की लड़कियां जाएं। ऐसा होता भी है, लेकिन बहुत छोटे पैमाने में होता है। लेकिन यहाँ पे ये हमेशा से मैं सवाल जब भी किसी स्पोर्ट्स वुमेन या मेन से करता हूँ तो उनसे पूछा जाता है कि इमरान खान के आने से क्या फायदा आपको पहुंचा। ये कहा जाता था ना, वो खुद एक प्लेयर हैं, तो जितने भी एथलेटिक्स और दीगर प्लेयर्स होंगे उनके लिए अच्छे खासे फायदे का सबब बनेंगे, लेकिन सूरत हाल इससे मुनफरिद नजर आई। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं अब्दुर्रहमान, सियासी तौर पे तो सियासत चल रही है, लेकिन बतौर प्लेयर उन्होंने हमारी जितनी भी सरगर्मियां हैं उनको किस तरह से इनिशिएट किया, किस तरह से फायदे पहुंचाए, या नुकसान ही अभी जा रहा है? मेरा ख्याल नुकसान में ही जा रहा है, लोग तो ज्यादा यही कह रहे हैं। हाँ हनान, नुकसान हुआ है। इसमें जो डिपार्टमेंटल टीमें होती थी क्रिकेट की, देखें वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हायर करके मुकाबले होते थे उस पर भी वो बैन कर दिया। प्लेयर्स की जो रोज़ी रोटी है, देखें जो इंटरनेशनल लेवल पे चला जाता है वो तो कमा रहा होता है, एड से भी कमा रहा होता है, उसे मैच भी मिल रहे हैं, काउंटीज भी मिल रही हैं, लेकिन जो यहाँ पर डिपार्टमेंट में खेल रहे होते हैं उनके लिए ना एड होती है ना काउंटीज होती है, तो उन्होंने तो महकमों से कमाना है। अगर ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट्स पे पाबंदी लगा देंगे तो फिर यकीनन जो इशूज़ है वो सामने आएंगे। मिसबाह आप यही बात लेके इमरान खान से मिले भी थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो चाहते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पे क्रिकेट है या ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पे गेम्स है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई जाएं। देखिए वहाँ पे नेशन का यहाँ पे फ़र्क होता है, हर मुल्क का अपना तरीक़ाकार होता है, हर मुल्क में अपनी लेवल से चीज़ें जाती हैं। अब वो मेरिट की बातें करते हैं, ठीक है मेरिट अपनी जगह जो बहुत अहमियत का अमल होता है, लेकिन जो डिपार्टमेंट है ये प्लेयर्स के लिए बड़ी ग्रूमिंग की जो सबब बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रूम होके पता चलता है कौन अच्छा प्लेयर है, जो अच्छी परफॉर्म करता है उसको फिर आगे ग्रेजुअली आगे जो कौमी टीम में मौका मिलता है, जैसे मैडम सादिया को मिला। तो ये इस तरह से जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म करना है या इस तरह से कि बिल्कुल ही तवज्जो ना देना, ये आपकी बात ठीक है कि जितनी प्राइम मिनिस्टर ने सियासत पर तवज्जो दी है, 2.5 साल तकरीबन उन्हें हो चले हैं, तो उसमें से अगर थोड़ी सी तवज्जो भी स्पोर्ट्स पर देते तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। चलें जी, सादिया से भी इस हवाले से पूछते हैं। सादिया, आप क्या कहेंगी, जो गवर्नमेंट की तरफ से इकदाम किए जा रहे हैं क्या वो काफ़ी हैं स्पोर्ट्स के लिए? देखिए पहले हमारी जो पंजाब के इतने ज़्यादा टूर्नामेंट्स होते थे तो उनसे भी प्लेयर्स को बहुत फ़ायदा होता था। और दूसरा अगर क्रिकेट को लेके करूँ तो लाइक मेन का तो इतना ज़्यादा लॉस हुआ ही हुआ है, तो वुमेन्स के भी 2 ही डिपार्टमेंट थे क्रिकेट के, वो भी बंद हो गए। तो अभी जो लड़कियों का सारा इन्हिसार है वो सिर्फ या तो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट पे है या इंटरनेशनल क्रिकेट पे है। तो और टूर्नामेंट्स भी कम मिलते हैं खेलने के लिए। तो पहले ये होता था कि डिपार्टमेंट्स होते थे तो डिपार्टमेंट्स अपने अपने टूर्नामेंट करवा लेते थे, उससे लाइक 1-2 टूर्नामेंट्स में और इजाफा हो जाता था कि हमें जो मैचेस थे वो और मिल जाते थे। लेकिन अभी तो जो सारा कर रहा है वो PCB ही कर रहा है, तो उसमें वो मुश्किल 2 से 3 साल में टूर्नामेंट्स होते हैं, तो ये बहुत कम है। इसके लिए डिपार्टमेंट्स का होना ज़रूरी है, तो इससे ही क्रिकेट ज़्यादा आगे जा सकती है। अच्छा सादिया, ये बताइएगा, शुरुआती दिनों के अंदर माज़रत चाहूँगा, शुरुआती दिनों के अंदर जब आप खेलना स्टार्ट किया आपने, क्योंकि गट्टी स्कूल में ऑलरेडी वहाँ पे ग्राउंड एक मौजूद है, लेकिन उससे हटके भी आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट जो चाहिए होता है कि एक स्टेडियम के अंदर जैसे आप खेल रहे हैं वहाँ पे लोग देख रहे हो, और इसके साथ साथ आपको कुछ बजट भी रिक्वायर्ड होता है अपनी डाइट को लेके, अपने सामान को लेके। क्या तब वो तमाम तर फैसिलिटीज आपको अवेलेबल थी या फिर अपने तौर पे ही आप सब कुछ करते थे? अपने तौर पे ही सारा कुछ करते थे, डाइट को लेके मेरे फादर भी खेलते थे, फिर भाई भी थोड़ा बहुत खेले हैं, तो डाइट को लेके मुझे कभी इशू नहीं हुआ कि फैमिली से ही बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता था। जहाँ तक क्रिकेट की प्रैक्टिस की बात है तो फैसलाबाद में वुमेन्स के लिए क्रिकेट की कोई भी जगह अवेलेबल नहीं थी, तो मुझे सर तारिक ने भेजा था MS अकेडमी में।
तो फिर वहां से मैंने लड़कों के साथ ट्रेनिंग करना शुरू की थी, और इतने मतलब लड़कों में मैं सिर्फ लड़कों में अकेली। ट्रेनिंग करती रही हैं आप? जी, मैं और 1-2 साल। उनके साथ जैसे वो तेज बाल, उनका तो बाल भी काफी तेज होता है और बैटिंग स्टाइल भी काफी मुनफरिद होता है, तो आप उनको compete करती रही हैं वहां पे? जी, डेफिनेटली करती थी, तो इम्प्रूवमेंट ऐसे ही आती थी। शुरू शुरू में तो मसला होता था लड़कों में खेलना, एक बिल्कुल मैं कभी भी लड़कों में ट्रेनिंग नहीं की थी। तो जब एक नई जगह पे गई, वहां पर सब लड़के थे और मैं एक लड़की थी, तो काफी बिल्कुल शुरू शुरू पे थोड़ा शाय फील होता है और अजीब सा भी लगता है जी। कि यार ये कैसा एनवायरनमेंट है जहां पे हम खेल रहे हैं, लेकिन मजबूरी होती है क्योंकि आपको अपना नाम बनाना होता है। जहां पे इसका नेगेटिव इफेक्ट है, पॉजिटिव भी ये होता है कि आप ट्रेनिंग बाकी लड़कियों से बहुत अच्छी कर लेती हैं क्योंकि वहां पे प्लेयर्स क्योंकि ज्यादा होते हैं और आपको खेलने का मौका जो है वो अच्छा मिल जाता है। इस हवाले से मजीद सादिया आपसे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सादिया इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, कौमी क्रिकेट वुमेन की जो है प्लेयर हैं, और उनके साथ मजीद गुफ्तगू करते हैं। सादिया बताइएगा, जब भी जैसे एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो एक कामयाब औरत के पीछे भी तो किसी ना किसी मर्द का हाथ होता होगा ना, तो आपके पीछे किसका हाथ है? किसने आपको सपोर्ट किया, किसने आपको पुश किया इस तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए? मेरे पेरेंट्स का भी सपोर्ट था, लेकिन सबसे ज़्यादा भाई का सपोर्ट था, क्योंकि भाई को खुद लाइक मैं दूसरी क्रिकेट गेम्स खेलती थी तो अच्छा खेलती थी, क्रिकेट नहीं इतना खेलती, तो सब कहते थे ऑन ऑफ क्रिकेट खेलते थे, सब कहते थे ये अच्छा क्रिकेट खेलती है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आगे जाने के बहुत चांसेस है, इसको क्रिकेट खिलाए। लेकिन मैंने कभी इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया था। फिर भाई जांजेब ने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया, और मुझे कहते ठीक है दूसरी गेम्स करो, लेकिन तुम शाम में क्रिकेट क्लब भी जाया करो। तो वो फिर मुझे क्रिकेट एकेडमी लेके जाते थे, और वहाँ पर ट्रेनिंग करवाना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला चलता रहा, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट थी। एक टाइम तो ऐसा हुआ था कि मैं मुल्तान ट्रायंगुलर खेलने गई थी पहला, उसमें इतना चांस नहीं मिला था, तो मैं आके उनको कह रही थी कि अब क्रिकेट नहीं खेलूंगी, क्रिकेट में तो चांस नहीं मिलता, ये मतलब लाइक काफ़ी वो मेरे लिए डिसपॉइंटिंग था। डिस्करेज हुए आप वहां पे? जी। तो फिर मुझे याद पड़ता है कि भाई मुझे अड्डे से लेते हुए आए, तो मैं उनसे ऐसी बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले क्वेश्चन ये किया था कि आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलते कितना टाइम हुआ है? तो मैंने कहा हार्डली 6 मंथ। तो कहते हैं कि आप अपने आप को उन लोगों से कैसे कंपेयर कर सकते हैं जो जिनको 6-6 साल हो गए प्रॉपर क्रिकेट खेलते हुए, तो अगर उनके लेवल पे जाना है तो उनके जैसी मेहनत करो। तो उसके बाद फिर वो मुझे सुबह स्कूल में लेके जाते थे, शाम में क्लब लेके आते थे, और मेरी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखते थे। तो उनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि लाइक मेरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। वैसे कितनी अच्छी बात होती है ना कि बाज़-औक़ात आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन आपके भाई आपको कॉन्फिडेंस दिला रहे थे कि आपके अंदर वो चीज़ छुपी है। यही वजह है कि बाज़-औक़ात आप ही अपना टैलेंट नहीं देख पाते, लेकिन दूसरा शख्स देख रहा होता है, उसे पता होता है कि इसके अंदर क्या है, वो उसे पॉलिश करता है। और इसी तरह आपके भाई ने आपको सपोर्ट किया, और आप बता रहे थे कि ट्रेनिंग के लिए आपको किस तरह से लेके जाते थे, ब्रेक में जैसे बता रहे थे। अब मैं चाहता हूं आप यहां पे भी बताएं ताकि दुनिया जो देख रही है उनको भी मोटिवेशन मिल सके, और अगर किसी की बहन के अंदर टैलेंट है और वो खेल सकती है अच्छा, चाहे वो क्रिकेट खेले, बैडमिंटन खेले, फुटबॉल खेले, उसे सपोर्ट करना चाहिए। बहुत होता था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मुझे सुबह उठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो लेकिन उनका इतना होता था कि मुझे आके सुबह सुबह उठाते थे, डांट के कहते थे चेंज करो और ट्रेनिंग पे चलो सुबह सुबह। तो और उसके बाद फिर मुझे सैयद अजमल अकेडमी लेके जाना, वहाँ पर मुझे ट्रेनिंग करवानी। खुद मेरी मतलब फिटनेस पे इतना काम करते थे कि लाइक कहते वो खुद अच्छे, लाइक उनको फिटनेस करना ज़्यादा अच्छा लगता था, तो वो खुद भी करते थे और साथ में मुझे भी लेके जाते थे। तो वो मेरे लिए एक अच्छी बात होती थी कि मैं उनके साथ ट्रेनिंग करती थी और उनको compete करने की कोशिश करती थी। लाइक वो इतना मोटिवेट करते थे आपको, लाइक मुझे मोटिवेट करते थे कि तुम कर सकती हो, तुम करो। तो ये मुझे अच्छा मतलब फिर उनसे ट्रेनिंग आपने जारी रखी, उसी तरह करते रहे जैसे भाई के साथ, और जी। आज ये मुकाम है कि आप ट्रेनिंग करने के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस जो है क्रिकेट के अंदर वो भी की, और अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा नाम जो है वो बख्शा। तो अब्दुल रहमान भी हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ भी गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल रहमान, ऐसी स्टोरीज मोस्टली मेरे शो के अंदर जो है जितनी भी खवातीन आई हैं उनसे जब गुफ्तगू होती है तो उनका ये जरूर कहना होता है भाई या बाप का किरदार अहम होता है उसके अंदर। जैसे पिछले दिनों एक कबड्डी की प्लेयर भी आई थी, मैंने उन्हें कहा
आप बड़ी तगड़ी जाफी हैं और इंडिया की एक बहुत बड़ी जो रेडबाज थी उनको वो भी उन्होंने पकड़ा हुआ था जिसे आज तक किसी ने नहीं पकड़ा था। मैंने पूछा इतनी ताकत आती कैसे, तो कहती मैं अपने भाई के साथ, वो भी कबड्डी के प्लेयर हैं, मैं उनके साथ जो है वो दंगल लड़ती हूं और उनके साथ जोर आजमाई करती हूं, यही वजह है कि दूसरी लड़कियों से ज्यादा मुझ में ताकत है। तो ये एक स्टोरीज कुछ ऐसी हैं जो कि बड़ी मोटिवेशनल होती हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल हनान, मैं मतलब बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ इनकी पूरी स्टोरी से। ये बड़ी इसी तरह से अगर वो एफर्ट घर वाले जारी रखें तो यकीनन जो है वो टैलेंट जितना भी है वो सामने आ सकता है। तो ये मैं एक बार फिर इनके भाई को, इनकी फैमिली को जो है वो खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इनके लिए जिस तरह से एफर्ट की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, ख़वातीन की को एक अच्छी प्लेयर मिली जिन्होंने वनडे भी खेले, T20 भी खेले और अभी जो अपने डिपार्टमेंट वापडा है वहाँ पर खेल रही हैं और उम्मीद है कि दोबारा से जो अपनी नेशनल टीम को ज्वाइन करेंगी। क्योंकि देखिए ये एक बहुत ज़रूरी हो चुका है। जिस तरह से हम बाकी ममालिक की जो ख़वातीन टीम को देखते हैं कि किस तरह से वर्ल्ड कप जीत रही होती हैं और हमारी टीम काफ़ी पीछे रह रही होती है, उसकी वजह यही है कि यहाँ पर टैलेंट उस तरह से सामने नहीं आ रहा, पॉलिश होकर पीछे ही रह जाता है। जो डिपार्टमेंट से भी नीचे जो देखें, कोई भी जो आप किसी भी कॉलेज में या स्कूल में जाके जिस तरह से देखते हैं तो उस तरह से उनको आगे आने का मौका नहीं मिलता। शायद उनकी फैमिलीज इस तरह से सपोर्ट नहीं करती होंगी। तो इस तरह से अगर फैमिली सपोर्ट करती हैं, कोई भी देखें बच्ची को अगर शौक है, लड़की को किसी गेम में, तो लाजमी उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसका जो सहारा बनना चाहिए। क्योंकि देखें जो एक ऐसे फीमेल जो बाहर जाके परफॉर्म करना है किसी भी शोबे में, ये बड़ा जो गुर्दे का काम होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, यहाँ पर कदम कदम पर रुकावटें होती हैं, कदम कदम पर जो है वो हौसला जो है वो बढ़ाने की बजाय कम करने पस्त वाले किया होते हैं। जाता है। एग्जैक्टली। और ये इस तरह से इन रुकावटों को ख़त्म करके जो आगे जाना होता है, फिर इसमें कई तरह की जो है वो रिश्तेदारों में मुखालफत का सामना भी होता है, घर वालों में भी होता है। तो ये अगर इस तरह से रिलेटिव्स या घर वाले जो सपोर्ट करते हैं और इस तरह से आगे जाके बच्चे नाम करते हैं, तो यकीनन फिर आप देखें प्राउड भी उन्हीं लोगों के लिए, उसी फैमिली को होता है, उस मोहल्ले को, उस इलाके को, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया। वो टीचर्स जो इन्हें गाइड करते रहे हैं, वो कोचेस जिनकी मदद शामिल रही है, यकीनन उन्हें प्राउड भी होगा कि किस तरह से जो उनकी शागिर्द है, जिस तरह से उनकी रिलेटिव है, वो उन्होंने बड़ा नाम किया है, टेलीविज़न पर चल रहा है। अभी मज़ीद भी जो इनका कैरियर है माशाल्लाह इसी तरह से चलता रहेगा, कई साल तक जो है वो कैरियर चलता रहता है। तो ये एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सादिया क्या कहेंगी? भाई आज कहते तो जरूर होंगे, मैं कहता था ना सादिया कि एक दिन तुम कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा बनोगी। कहते हैं लाइक जब मुझे बांग्लादेश कैंप के लिए बुलाया गया था, उससे पहले भी मेरी परफॉर्मेंसेस थी, तो लेकिन मुझे बैक टू बैक इंजरी का सामना करना पड़ा था। तो मतलब लाइक उसके बाद फिर एक अमर्जिंग टूर्नामेंट आया, अमर्जिंग से मैं मेन टीम में आ गई। तो जब मुझे पहली बार किट मिली थी तो मैंने उसकी अपने नाम वाली शर्ट की तस्वीर लेके भाई को सेंड की, तो लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे। तो फिर भाई ने मुझे कॉल की और इतना अप्रिशिएट कर रहे थे, इतना मतलब हौसला दे रहे थे, कह रहे थे कि ये तुम डिज़र्व करती हो क्योंकि तुमने इतनी मेहनत की हुई है। तो ऐसा होता था कि लाइक मैं नेट पे बॉलिंग करती थी और लड़कों के साथ मैचेस खेलती थी। तो जिस दिन मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती थी तो उस दिन मुझे मेरी गलतियां बताते थे कि आज तुमने ये किया है, तुम्हें ये करना चाहिए था। तो जिस दिन मेरी थोड़ी खराब परफॉर्मेंस होती थी तो उस दिन मेरी जो पॉजिटिव चीजें होती थी वो मुझे बताते थे। अरे ये बहुत बहुत अच्छी चीज है कि आपको डिस्करेज नहीं उन्होंने होने दिया, और जहां पे थोड़ा सा बंदे में आता है कि प्राउड मूवमेंट आता है, मैं बहुत अच्छा कह रहा हूँ, वहां पे वो दबा के रखते थे कि यहीं पे स्टक ना हो, अगर बाकी चीजें मैं बताऊं तो ज्यादा ऊपर जा सकती हैं। बिल्कुल। जैसे मेरा पहला जब मैच हुआ था T20 का, उसमें अच्छी बॉलिंग की थी लेकिन मैंने आउट एक किया था ना, 16 रन दिए थे और एक आउट किया था। तो उन्होंने मेरा सारा मैच देखा था, तो मैं उनको बता रही थी, कह रहे तब भी उन्होंने मुझे यही कहा, सादिया अच्छी बॉलिंग थी लेकिन यहाँ तुम्हारे और आउट हो सकते थे ना। तो मैंने कहा इंशाल्लाह अगले मैच में मैं कोशिश करूंगी। तो फिर जो अगला T20 मैच हुआ था उसमें मैंने 19 स्कोर दिया था और 3 आउट कर दिए थे। तो भी मतलब लाइक ऐसे ही था। तो मैंने कहा आज मतलब ऐसे हुआ, तो कहते इतने उतरने की बात नहीं है, ये तो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है, तुम इसी तरह हार्ड वर्क करो और अच्छे से अच्छा करो। तो लाइक ये अच्छी चीज होती थी कि वो मुझे वो अच्छे से अच्छा करने के लिए ज्यादा उकसाते थे कि मैं और अच्छा करूं। तो ये बातें मैं जब अकेले बैठ के सोचती हूँ तो अच्छा भी लगता है कि लाइक वो कैसा टाइम होता था कि जब मैं मतलब इतना अच्छा कर रही होती थी तो मुझे
आराम से कह देते थे चलो और अच्छा करो। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती थी कि वो मुझे मेरी पॉजिटिव चीजें और जो मैं नहीं सही कर रही होती थी वो सब मुझे बताते रहते थे। अच्छा, सबसे ज्यादा टफ टाइम किस प्लेयर ने दिया जब इंटरनेशनली आप खेल रहे थे? इंटरनेशनल खेलने का थोड़ा प्रेशर तो होता है। मैं इंग्लैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में मैच खेल रही थी, तो हमारी सारी टीम को अच्छा खासा स्कोर लग रहा था, तो तब बिस्मा बाजी ने मुझे आके बॉल दिया, तो उन्होंने कहा है कि कंटेन करना है। तो वहां पर मुझे हैदर नाइट और सिवर को बॉलिंग करवाने में हो रहा था, क्योंकि जो हैदर नाइट थी वो अगले वाले बॉल को अच्छा खेलती थी, जो सिवर थी वो पिछले वाले बॉल को अच्छा खेलती यानी थी। उन्होंने पूरा कॉम्बिनेशन बनाया था पिटाई कॉम्बिनेशन करने रखा का। हुआ था, तो वहां पर मैं टफ बॉलिंग कर रही थी, लेकिन एक टाइम में ऐसा हुआ था क्योंकि दोनों की हाइट तकरीबन सेम सेम थी और हेलमेट पहने हुए थे, तो मेरे जो स्ट्राइक एंड पे थी वो थी हैदर नाइट थी, तो मुझे लगा कि वो सिवर है। तो मैंने उसको थोड़ा आगे बॉल किया, उसने उठा के सामने का चौका दिया ना, जब मैं चौका खा लिया ना, उसके बाद जब मैंने मुड़ के देखा ना, मैंने कहा ये तो हैदर नाइट है। तो फिर मैंने कहा अच्छा नहीं, अब इसको टाइट बॉल ही करना है, तो वो तब थोड़ा हुआ था। लेकिन अदरवाइज मुझे बड़ी टीम के अगेंस्ट बॉलिंग करके बहुत अच्छा लगा था और मुझे कॉन्फिडेंस भी आया था। मुझे लगा था कि हम उनको इजीली कम्पीट कर सकते हैं, बस हमें और उनमें जो थोड़ा डिफरेंस है वो एक्सपीरियंस का है कि उनको क्रिकेट बहुत ज़्यादा मिलती है, इंग्लैंड में इतनी क्रिकेट होती है, क्लब क्रिकेट होती है, फिर उनके इंटरनेशनल इतने मैचेस होते हैं, तो जबकि हम इन चीज़ों में थोड़ा लैग करते हैं, तो हमें भी वैसा इन्वायरमेंट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस मिलेंगे, जितना ज़्यादा मैचेस मिलेंगे उतना एक्सपीरियंस आएगा और हमें उन लोगों को उतना खिलाने में आसानी होगी। और वैसे भी अगर देखा जाए तो मेन में देख ले या वुमेन में देख ले, दोनों मतलब उसमें जो वुमेन्स या मेन की बॉलिंग है ना, वो हर टीम को टफ टाइम देती है। मुझे याद पड़ते हैं, आई थिंक 2010 या कौन सा वर्ल्ड कप था, ओडीआई वर्ल्ड कप था, तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वुमेन्स की बॉलिंग हो रही थी और 151 पे ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया था ओडीआई में। तो ये हमारी बॉलिंग का स्टैंडर्ड है। हम अगर कहीं लेग करते हैं तो हम बैटिंग पे करते हैं, बैटिंग का तो यही होता है कि हम जितना खेलेंगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस चलें जी, आता है। बैटिंग के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त जो है वो हो गया है। तो जनाब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ सादिया इकबाल मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले इनकी जानिब से बताई जा रही थी कि बॉलिंग स्ट्रेंथ हमारी पाकिस्तानी टीम की बहुत अच्छी है, चाहे वो बॉयज़ की हो या गर्ल्स की हो। बैटिंग लाइन में हम ज़रा कमज़ोर पड़ जाते हैं, अब उसकी वजह क्या है? सादिया आप ही बताएं ज़रा, क्योंकि आप तो टीम के अंदर रहती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पे इस हवाले से? देखिए, नेट सेशन जितना मर्जी कर लें, जब तक हम प्रॉपर मैचेस नहीं खेलेंगे तब तक हमें बैटिंग का एक्सपीरियंस नहीं आएगा, क्योंकि बॉलिंग का तो ये होता है ना कि बॉलिंग आप बॉयज़ को करवा लें या कहीं भी आप अगर टारगेट बॉलिंग भी करते हैं तो आपको एक टारगेट पे करना होता है बॉल, लेकिन जो बैटिंग है वो बहुत डिफिकल्ट डिपार्टमेंट है, तो उसके लिए हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे सोचना पड़ता है, बॉल को देखना पड़ता है, समटाइम इतना अच्छा बॉल पड़ जाता है कि हमें समझ ही नहीं आती। तो ये चीज़ें तभी इम्प्रूव होगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलेंगे और जो हमें प्लान दिया जाता है हम उसको इम्प्रोवाइज़ करेंगे, तो ही बैटिंग इम्प्रूव हो सकती है। अच्छा, नए टैलेंट को तलाश करने के लिए खास तौर पे बैटिंग के अंदर अगर आप देखा जाए, क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, क्या करना चाहिए हमारे कोचेस को, जिससे आपको नया टैलेंट मिल सके? ये बात नहीं है कि हमारे यहाँ मौजूद ही नहीं है अच्छे बैट्समैन, लेकिन उनको तलाश करने की ज़रूरत है। देखिए, टैलेंट तो बहुत है। फैसलाबाद में जैसे अब लगा लें आप, एथलेटिक्स की लगा लें, हैंडबॉल की लगा लें, हॉकी की लगा लें, इतने ज़्यादा प्लेयर्स निकलते हैं, लेकिन क्रिकेट को हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। क्रिकेट वो वजह ये है कि क्रिकेट में आपको प्रॉपर नेट चाहिए होंगे, ये नहीं हम कह सकते कि आप 2 दिन जाके नेट कर लो और 4 दिन नहीं करो, इस तरह इम्प्रूवमेंट नहीं आती। क्रिकेट तो एक ऐसा शोबा है कि उसमें आपको आए दिन कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है। तो ऐसे ही है, जितनी ज़्यादा अकेडमीज लगेंगी हमारी वुमेन्स की, तो वहाँ पर प्रॉपर प्रैक्टिस होगी, प्रोफेशनल कोचेज होंगे, तो ही बैटिंग में इम्प्रूवमेंट आ सकती है और ऐसे ही नया टैलेंट आगे आ सकता चले है। सादिया, एक रैपिड फायर क्वेश्चन का सेशन होता है हमारा। पहले तो मैं आपसे एक लफ्ज़ पूछूंगा, उस लफ्ज़ को सुनते ही आपके माइंड में जो भी जवाब आए, जो भी उसके साथ चीज़ रिलेट करना चाहें आप कर सकती हैं। उसके बाद हम कुछ सवाल करेंगे और सवाल के साथ आपको ऑप्शंस देंगे, उन ऑप्शंस में से एक आपको चूज करना होगा। स्टार्ट करें। मनपसंद खाना? मटन। मटन। मनपसंद गाना? बहुत सारे हैं। कोई एक?
ये दोस्ती तेरे दम से। कोई थोड़ा सा गुनगुना के अगर आप लाइक हमें इतना ही गाना क्या करूँ, ये दोस्ती तेरे दम से है। बहुत अच्छी बात जी। मनपसंद मिठाई? सारी मिठाई मनपसंद ही है क्योंकि मीठा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन गुलाब लेकिन जामुन उनमें डाइटिंग तो करनी होगी गुलाब जनाब। जामुन सबसे ज्यादा है, लेकिन अभी तो डाइट पे है तो इसलिए मैं इतना खाती नहीं हूँ। ठीक है। ट्रैवलिंग? ट्रैवलिंग लाहौर टू फैसलाबाद जाना अच्छा लगता है, बस ठीक लॉन्ग है। ट्रैवलिंग नहीं पसंद। फेवरेट सियासी शख्सियत? इमरान खान। इमरान खान जनाब, क्या बात है। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। एक सवाल करूंगा, कुछ ऑप्शंस आपको दूंगा, उनमें से एक आपको चूज करना होगा। मूवी में किसके साथ हीरोइन आना पसंद करेंगी? फवाद खान, हमजा अली अब्बासी, हुमायूं सईद? वैसे तो मैं अच्छी एक्टर नहीं हूँ, लेकिन फवाद खान मुझे पसंद है। फवाद खान पसंद है जी। किस शख्सियत पे खूबसूरत शायरी लिखना पसंद करेंगी आप? शीरी मजारी, कायम अली शाह, फिरदौस आशिक अवान? फरदौस आशिक अवान। फिरदौस आपा के ऊपर वो शायरी बहुत फनी कैरेक्टर लगता है मुझे। लाइक और अच्छी उनकी बातें भी अच्छी होती हैं। फिरदौस आपा देख लें, आपको हमारी कौमी क्रिकेट टीम की जो प्लेयर है वो कह रही है कि फनी कैरेक्टर लगती है, इनके ऊपर शायरी लिखेंगे। तो लहलहाते सरसब्जो शादाब खेत हैं और उन खेतों के दरमियान में एक कच्ची सड़क। कच्ची सड़क में आपके पास एक साइकिल मौजूद है और अपने पीछे उस साइकिल पे बिठा के किसे उस सड़क पे सफर करना चाहेंगी? अली रहमान, फहद मुस्तफा या शान? लाइक ट्रिकी क्वेश्चन है। ज्यादा मूवीज नहीं देखती। शान। शान के साथ जनाब सफर करेंगी। सियासत पर अगर गुफ्तगू करना हो तो किसके साथ करेंगी? राना सनाउल्लाह, उस्मान बुजदार, असलम रईसानी? राना सनाउल्लाह। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे थे। अच्छा जी, किसकी शादी में जाते हुए आप बहुत रंजीदा होंगी, गम होगा आपको उसकी शादी में जाने के लिए? उनका जो ऑप्शन है वो आपको बताता चलूं। बाबर आजम, नसीम शाह और शादाब खान? बाबर आजम। बाबर आजम की जनाब शादी में जाते हुए इनको काफी दुख होगा, बल्कि आजकल तो एक लड़की भी है जो कि उनके पीछे लगी हुई है। तो देखते हैं कि आपको वैसे उनकी शादी में जाते हुए दुख क्यों होगा? इसे बस अच्छी good पर्सनैलिटी है player. उसकी, या गुड प्लेयर है, और अभी तो टॉप रैंकिंग पे वो टॉप कर रहे हैं रैंकिंग में। तो अच्छा, मोटिवेशन कौन सा प्लेयर है आपकी जिसको देख के मोटिवेट होती हैं आप? उसकी क्रिकेट को देखती हैं, उसकी बॉलिंग को देखती हैं, उसकी बैटिंग को देख के आप सीखने की कोशिश करती हैं? बॉलिंग में मैं अमाद वसीम और जडेजा को ज़्यादा देखती हूँ, क्योंकि उनका तकरीबन स्टाइल मेरी बॉलिंग जैसा ही है और अच्छे एक्शन से बॉल करते हैं, तो मैं उनको ज़्यादा फॉलो करती हूँ। ठीक है। और बैटिंग में? बैटिंग में मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं टेल अंडर्स में आ जाती हूँ, तो वो फिर वहाँ पर तो एक होता है कि आपको जाके खेलना ही है, मार धाड़ वाली क्रिकेट ही होती है वहाँ पर। अच्छा, डाइट कितनी कॉन्शियस है डाइट को लेके? और आपका ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक क्या क्या चीजें इस्तेमाल करती हैं? ये बहुत मैटर करती है कि एथलीट्स के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा मैटर करती है डाइट, कि आप अपनी जितनी प्रॉपर डाइट लेंगे आप उतना ही अच्छा आपकी बॉडी फील करेगी, आप में उतनी ही अच्छी एनर्जी आएगी। तो एक प्लेयर्स के लिए डाइट बहुत ज़रूरी है। तो मैं सुबह वैसे जब लड़कियों की बात की जाए, लड़कियां अपनी खूबसूरती को लेके भी काफी कॉन्शियस होती हैं ना, और डाइट इस हिसाब से भी करती हैं कि ज्यादा मोटी ना हो, बाल अच्छे हो, स्किन जरा ग्लो करे। लाइक ये प्लेयर्स में ये बात इतनी सूट नहीं करती, क्योंकि प्लेयर्स को लेकिन आपके बाल अच्छे हैं, मतलब थैंक यू। आपने मेंटेन किए हुए हैं और डाइट भी साथ में अच्छी ले रही हैं। बस यही है ना, प्लेयर्स को जितनी हेल्दी डाइट लेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है, हेयर के लिए भी अच्छा है। तो प्लेयर्स तो अच्छी ही डाइट लेते हैं। अच्छा, फैंस कभी मिले हैं आपको जो बहुत जिद करते हो, और कोई क्रेजी फैन आज तक आपको मिला हो? नहीं, वो कि सादिया आप बहुत अच्छा खेलती हैं, मैं आपका हर मैच देखता हूं, और आप जब बॉलिंग करवाते हैं आपकी जो स्विंग होती है बाल, मतलब होते हैं ना कुछ फैंस ऐसे, कोई फैन आपको आज तक मिला हो? होते हैं, लेकिन वुमेन में इतने वो नहीं होते। लाइक सब अप्रिशिएट करते हैं, बस ज्यादा फ्यूचर प्लान्स क्या हैं सादिया आपके? फ्यूचर प्लान इंशाल्लाह टॉप रैंकिंग में बॉलिंग में आऊंगी, उसके लिए मेहनत कर रही हूँ, हार्ड वर्क कर रही हूँ, बॉलिंग पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है मेरा। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे मौका मिलता जाएगा तो उसको और अच्छा करना। आने वाले 5 सालों में कौमी क्रिकेट वुमेन टीम को कहाँ पे आप देखते हैं? आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम आगे ऊपर स्टैंड करेगी। अभी हमारी जो T20 ODI रैंकिंग है वो वर्ल्ड में 7th है।
तो इंशाल्लाह जैसे टीम वर्क हो रहा है, अच्छे कंडीशनिंग कोच आ रहे हैं, हेड कोच अच्छा आया हुआ है, बाहर से आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन कोच है, वो बिग बैश में उन्होंने काम किया हुआ है और भी ऑस्ट्रेलियन बॉयज़ की टीम के साथ उन्होंने काम किया है। तो अच्छी चीज़ है, उनके एक्सपीरियंस को उनके एक्सपीरियंस से सीखने का बहुत मौका मिलेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। सादिया, बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल ज़बरदस्त होना चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया। अगर आप चाहते हैं कि आप भी ज़बरदस्त हेयर स्टाइल बनवाएं तो उसके लिए आपको प्राइम हेयर क्लब जाना होगा। हमारी फेवरेट सेगमेंट हमारा किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज शेफ किंजा हमें क्या बना के खिला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ क्या तैयार करने जा रहे हैं आज? पट शट बोटियां छोटियां पड़ी हैं तो मुझे लगता है कोई कढ़ाई टाइप होगी चीज, क्योंकि आपने ऑयल भी कढ़ाई में डाल रखा है, तो मेरा ख्याल है आज कोई कढ़ाई की डिश बनने चली जा रही है। आज हमारी स्पेशल कराची वाली कढ़ाई, वाइट कढ़ाई बनाने जा रही हूँ मैं, जो ज्यादातर हाईवेज पे मिलती है आप लोगों को। ये कराची की डेलिकेसी है जो आज आप हमें खिलाएंगी। तो मैं चाहता हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स बताएं, रेसिपी बताएं और ये कितना चिकन है, कितनी क्वांटिटी के लिए हम तैयार कर रहे हैं, ये भी साथ साथ में बताएं ताकि ऑडियंस को पता चल सके घर पे वो कैसे तैयार कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ बुलेवार्ड का, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। हमारी 4 आउटलेट्स वहाँ पर रन कर रही हैं, होम बेकरी, चाइना किचन, पंजाबी ढाबा और सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हमारा चाय नाश्ता है। तो ये आज की हमारी डिश जो है वो हमारे पंजाबी ढाबे की है, लेकिन थोड़े ट्विस्ट के साथ है। तो आप पहले वहाँ पे जाइएगा, ट्राई करिएगा, हमारा मॉल में विजिट करें, आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा, वैसे किंजा ये जो ट्विस्ट का लफ्ज यूज किया आपने, इसमें ट्विस्ट क्या होगा? इसमें ट्विस्ट कराची वाला ट्विस्ट होगा। कराची वाला ट्विस्ट होगा। कराची वाला ट्विस्ट होता क्या है जनाब, बताएं ना, ऑडियंस को भी पता चले। वो जो हम लोग जो स्टेप्स करते हैं ना, वो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। एक जो हम लोग जैसे कि अब ये डालना है, ये डालना है, स्टेप वाइज जो चलते हैं ना, वो थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, तो उससे बड़ा फ्लेवर में भी काफी चेंज आता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसे तैयार किस में करेंगे? गोल्डन कुकिंग ऑयल में या गोल्डन घी के अंदर इसे तैयार? गोल्डन कुकिंग ऑयल में इसको मैं फ्राई करूंगी पहले। जनाब, गोल्डन कुकिंग ऑयल में इसे तैयार किया जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि इसे कुदरती अज्जा के साथ हफ्जाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक डबल ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खानों की लज्जत को बढ़ाया जाए। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई मौजूद होता है। विटामिन ए आपके विजन को क्लियर करता है, यानी जिन आंखों से मैं आपको देख रहा हूं उनके विजन को क्लियर करता है। विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है, यानी आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। और विटामिन ई आपकी ओवरऑल हेल्थ और इसके साथ साथ हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। और लड़कियां बड़ी कॉन्शियस होती हैं अपने बालों को लेकर किंजा, इसलिए आपको वो चीजें यूज करनी चाहिए जिसमें विटामिन का ब्लेंड हो। तो जनाब, अगर आप बाजार में जाएं तो आपकी पहली फरमाइश जो होनी चाहिए कुकिंग ऑयल के हवाले से, वो गोल्डन कुकिंग ऑयल ही होनी चाहिए। तो हमने कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल डाल रखा था, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, ऑयल गर्म है। तो मैं चाहता हूँ आइए रेसिपी जनाब आप बताएं। अच्छा, ये जो मेरे पास है वो 500 ग्राम चिकन है। मिक्स चिकन जो कढ़ाई का चिकन होता है वो मेरे पास मौजूद है। इसमें सारे वाइट टाइप मसाले जाएंगे, इसमें कुछ टमाटर नहीं जाएगा, कोई प्याज नहीं जाएगा, ये बनेगी पूरी क्रीम में। तो इसके लिए मुझे सॉल्ट चाहिए 2 टेबलस्पून सॉल्ट, या आपको जो बेहतर लगे टू टेस्ट, जितना नॉर्मल लगे। व्हाइट पेपर में डालूंगी 1.5 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून, गरम मसाला मेरे पास 1/2 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें। मेरे पास पिसा हुआ जीरा है 1.5 टीस्पून डालूंगी, और जिंजर गार्लिक पेस्ट है 2 टीस्पून डालूंगी। पिसा हुआ धनिया पाउडर, कोरिएंडर सीड्स पिसे हुए, वो मैं 1.5 टीस्पून डालूंगी इसमें। मैं चाहता हूँ आप रेसिपी को स्टार्ट करें। ऑयल भी गर्म हो चुका है। सबसे पहले क्या चीज ऐड करेंगे? वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक कितना नमक ऐड मैं इसमें पहले क्वांटिटी कम ही रखूंगी, फिर मैं टेस्ट के हिसाब से इसमें और ऐड करूंगी। अच्छा, बाज़ लोग होते हैं उनको नमक ज्यादा पसंद होता है और बाज़ को जरा कम पसंद होता है। तो आप हम जो रेसिपी बताते हैं वो मोस्ट यूजुअली जो लोग पसंद करते हैं उस हिसाब से बताते हैं। अगर नमक आपको कम रखना है तो आप कम भी रख सकते हैं, ज्यादा करना है तो ज्यादा भी कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 जी हम पोर करेंगे इस चिकन को, लेकिन मैं इस प्रोसेस से काफी डरता हूँ, इसलिए थोड़ा पीछे हो जाऊंगा कि ये जो छींटे उड़ते हैं ना आपकी, तो क्योंकि प्रैक्टिस होती है और डरते नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा होता है कि यार ये हाथ या फेस पे ना पड़ जाए।
तो किंजा ये बताइएगा, इसे ऑयल के अंदर कितनी देर तक पकाएंगे हम? जब तक ये कलर जो चिकन का वाइट नहीं हो जाए तब तक इसको मैं पकाऊंगी, इसमें फ्राई करूंगी। चलें जी, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। उतनी सर, देर के लिए आप 1 बाय 1 जो चीजें हम ऐड इसके बाद भी करेंगे वो भी साथ साथ बताते जाइए। अच्छा, ये जब हो जाएगा, इसमें चिकन फ्राई हो जाएगा तो मैं ऑयल निकाल लूंगी इसका। इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून रहने दूंगी थोड़ा उसको भुनाई करने के लिए। ये अच्छा सा जब हो जाएगा तो इसमें मैं ऐड करूंगी मसाले। मसाले इसमें बहुत यानी कि देख के ऐड करना है, कौन से पहले करना है कौन से बाद में करना है। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी व्हाइट पेपर 1.5 टीस्पून, और मेरे पास जीरा है पिसा हुआ, वो ऐड करूंगी, और कोरिएंडर सीड्स ऐड करूंगी। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं इसमें जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसको फ्राई करूंगी। देन मैं ये 3 मसाले पहले डालूंगी, एंड में क्रीम डालूंगी। क्रीम को जब डालूंगी तो मैं थोड़ा उसकी फ्लेम जो है हल्की कर दूंगी, क्योंकि जब भी हम लोग कोई वाइट चीज डालते हैं, दही हो गया, क्रीम हो गई, तो उसके लिए हमें उसकी जो फ्लेम है वो कम उस पर रखनी होती है, ताकि जो कच्चापन होता है उस चीज का वो खत्म हो जाए। फिर एंड में मैं इसमें डालूंगी मेरे पास ब्लैक पेपर है क्रश्ड, वो डालूंगी, और गरम मसाला डालूंगी, और ऊपर से मैं जो ग्रीन चिलीज हैं उसको लंबा लंबा जूलियन में कट करके वो डालूंगी, और थोड़ा सा जिंजर डालूंगी। ठीक है, जूलियन जिंजर डाले जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसके साथ अगर कोई ड्रिंक तैयार करनी हो, मैं तो मोस्टली जब कढ़ाई खाता हूँ तो उसके साथ फ्रेश लाइम का इस्तेमाल करता हूँ। आप रेस्टोरेंट भी क्योंकि चला रही हैं तो आपको पता होगा ज्यादातर लोग किस चीज की डिमांड करते हैं? जैसे कि देसी डिशेस है, ज्यादातर लोग फिजी ड्रिंक्स पे जाते हैं। जो मैंने देखा है कराची में भी, इधर भी आई हूँ, तो नॉर्मली ज्यादातर बहुत कम लोग रहते हैं फ्रेश लाइम्स, उनकी डिमांड के ऊपर होता है अगर उन्हें हैवीनेस थोड़ा हो रहा है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है व्हाइट या ब्लैक फिजी ड्रिंक वो यूज के साथ लेते हैं। तो कोई एक आप बनाने का तरीका भी अगर बता दें तो ऑडियंस को भी पता चल सके घर के अंदर फिजी ड्रिंक किस तरह से बनानी। सर, फिजी ड्रिंक तो वो आपको रेडीमेड मिलती है, आप वो यूज करें ज्यादा बेहतर है। अच्छा, वो ज्यादा वो वाली फिजी ड्रिंक जो होती है ब्लैक और व्हाइट वाली। अच्छा, खास तौर पे घरों के अंदर गर्मियों के अंदर, अब सर्दियां क्योंकि चल रही हैं, सर्दियों में तो नहीं, गर्मियों में शिकंजवी का इस्तेमाल भी बहुत किया जाता है। और जो हमारे फालसे का शरबत होता है वो बहुत यूज होता है, और प्लम जो हमारे आते हैं उसका जूस बहुत बेहतरीन होता है। तो इंशाल्लाह मेरे पास अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, उन दोनों की रेसिपी बताऊंगी, बहुत बेहतरीन है, गर्मियों के हवाले से बहुत बेहतरीन है। अच्छा, ये बताइएगा, सर्दियों में कौन सी डिश की ज्यादा डिमांड की जाती है रेस्टोरेंट्स के अंदर? अगर कोई भूखा आया है तो उसने डिमांड करना है, क्या देसी डिशेस करता है या फास्ट फूड पे ज्यादा लोग रिलाय करते हैं? सर, पहले तो स्टार्टर में सूप सी वो ज्यादा पसंद करते हैं। सूप सर्दियों की सौगात है। और फिश जो है, वैसे किंजा, आपने हमें सूप नहीं बना के पिलाया अभी तक। सूप भी हमें रेसिपी देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक चूल्हा फ्री होता है, हम इस पे अगर सूप बनाएंगे, साथ में कोई डिश बनाएंगे, तो मेरा ख्याल है ऑडियंस को एक ही दिन में सादिया 2 चीजें पता चल जाएंगी, तो ये काफी बेनिफिशियल होगा हमारे लिए भी और उनके लिए जो आपका हुक्म। ठीक है सर। तो हम जनाब आपको सूप भी बना के पिलाएंगे। अच्छा, सूप में फिर बहुत सारी चीजें भी ऐड होती हैं ना, मशरूम्स ऐड होते हैं उसमें, वो फिर टाइप्स आ जाती हैं डिफरेंट सूप की। हॉट एंड सार सूप है तो वो अलग है, कॉर्न सूप है तो वो अलग है। तो आपका इसमें भी डिमांड आती है कि इसमें अगर आपको हॉट एंड सार में अगर आपको प्रॉन चाहिए, चिकन चाहिए या मिक्स चाहिए, तो वो डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं उस चीज की। मोस्टली लोग जो जरा शुगर के पेशेंट्स होते हैं, ज्यादा चीजें उन्होंने नहीं खानी पीनी होती, हॉट एंड सॉर सूप जो है उसे करते हैं। तो मैं चाहता हूं आप किंजा इसे स्टार्ट करें, और जितनी देर में ये तैयार होगा साथ साथ मैं आपसे गुफ्तगू भी करता रहूंगा हमारी डिश कहाँ पे पहुंची, और उतनी देर आज हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनकी तरफ चलते हैं, क्योंकि नाज़रीन आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे जो है वो मनाया जा रहा है। माजूर बच्चे जो हैं हमारे मुआशरे का एक अहम पार्ट होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को जो है यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। उस हवाले से हम आज गुफ्तगू करने के लिए खास तौर पे हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ सैयद मोहम्मद शकील अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है खातून जन्नत ट्रस्ट हॉस्पिटल एंड स्पेशल एजुकेशन सेंटर के। तो आपको वेलकम करते हैं जनाब। और उनके साथ साथ सैयद मोहम्मद शर्जील भी मौजूद हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस हॉस्पिटल के अंदर। तो जनाब आपको भी वेलकम करते हैं। मैं शकील साहब की तरफ पहले जाना चाहूँगा। शकील साहब, क्या कहेंगे आप, क्यों इग्नोर किया जाता है इन बच्चों को? हालांकि बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं हमारे माशरे के अंदर कि यही बच्चे पढ़ लिख के एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं और मुल्क व कौम की खिदमत भी करते हैं, दुनिया भर के अंदर अपना नाम पैदा करते हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इसकी अहमियत बयान करने से पहले आपको थोड़ा सा इस तारुफ में इजाफा कर दूं। जी जी। कि हम जिन लोगों को माजूर कहते हैं, अब उन्हें स्पेशल बच्चे कहा जाता है।
मैं उन्हें माजूर की बजाय मासूम बच्चे कहता हूँ। ये मासूम लोग अगर हम आदाद-ओ-शुमार देखें तो दुनिया में तकरीबन 60 करोड़ पूरी दुनिया में लोग इस वक्त मौजूद हैं। इसमें बहुत सारी कैटेगरियाँ हैं। मसलन हम सिर्फ बच्चों को लेते हैं इसके लिहाज से, वो लोग जो अपनी अकल फ़िक्र के लिहाज से कुछ पीछे होते हैं वो भी एक कैटेगरी है, जो अपने आप को काबू नहीं कर सकते वो भी एक कैटेगरी जिसको हाइपर लोग कह देते हैं। इस लिहाज से ये माशरे का एक अहम हिस्सा ऐसा है कि जिसको हम अपने आदाद शुमार में अच्छी तरह से काउंट नहीं करते। अगर इनको मुख्तलिफ कैटेगरी में तकसीम करके, जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी हो रहा है, इनको अगर तस्लीम करें तो ये हमारे माशरे का बहुत अहम हिस्सा है और इसकी जिस ज़रूरियात, इसकी अहमियत, इसकी तरबियत, इसका इलाज, इसको अगर हम ऑर्गेनाइज कर लें तो इनमें से बेशतर लोग माशरे का कारआमद हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा शकील साहब, आप क्या कहेंगे, ये जो स्पेशल बच्चे होते हैं इनकी निगहदाश्त भी स्पेशल करने की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिए जाते हैं? प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स तो मैं बहुत सारे देखता हूँ और बहुत सारे मुखय्यर हजरात इनकी इमदाद के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए और ख़ास तौर पे इनके खाने पीने के लिए बहुत सारे उन्होंने फाउंडेशंस बना रखी हैं, बहुत सारे जो हैं वो ट्रस्ट बना रखे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स इनके लिए लिए जा रहे हैं वो भी बताइए। गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा सियासी तौर पर भी महकमे मौजूद हैं और मुआशी इमदाद के तौर पर भी इनको ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे शहर में ही इस वक्त 4 तहसीलों में 4 सेंटर मौजूद हैं। ऐसे ही हमारा स्पेशल एजुकेशन के लिए कॉलेज मौजूद है फैसलाबाद में डिवीजन लेवल का। ऐसे ही कुछ इदारे जो हैं वो गवर्नमेंट और प्राइवेट, जैसे हमारी प्राइवेट जो एनजीओ है, इस इदारे को भी बाकायदा रजिस्टर्ड किया जाता है। हम भी इसमें रजिस्टर्ड हैं। हम एक ही छत के नीचे तालीम, तरबियत और इलाज, और जो स्पेशल लोग हैं जिनको किसी वक्त कुछ मसनूई अज़ा की ज़रूरत पड़ती है, वो भी अल्लाह के फल से हम तकरीबन फ्री ऑफ कास्ट लोगों को देते हैं। गवर्नमेंट ने इसको सरपरस्ती भी दी है, ऑर्गेनाइज भी किया है, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर का है। कोशिश तो बहुत है और गवर्नमेंट लेवल पर। अच्छा सर, इस हवाले से इस तरह से आगाह करें कि टोटल तादाद क्या है स्पेशल बच्चों की, इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए गए कितने, उनको कितने बजट की जरूरत होती है लेकिन कितना प्रोवाइड किया जाता है, इस हवाले से जरा तालीम का हो, रहने का हो, खाने पीने का हो, ये थोड़ा सा गाइड। सही डाटा हमारे मुआशरे में तो मौजूद ही नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारे। लोगों ने अपने बच्चों को, जो इस किस्म के स्पेशल बच्चे हैं, घरों में छुपा के रखा हुआ है। मेहमान आ जाए तो उसको उसे उनके सामने नहीं किया जाता है, जबकि अगर इन लोगों को कुछ तरबियत दी जाए तो मुआशरे में एक वकार के साथ सबके सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, वो हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, उनको इज्जत देनी चाहिए। 20-22 साल के बच्चे घरों में ऐसे लेटे हुए हैं कि जैसे एक गोश्त का लोथड़ा पड़ा हुआ है। उनको अगर हम तरबियत दे दें, उनको अहमियत दें, अपने सेंटरों को बाकायदा इक्विपमेंट दें, तो इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो कारआमद शहरी बन सकते हैं। पूरा डाटा हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन सरकारी इदारे जो हैं उनके अंदर बाकायदा इन बच्चों को वजीफा दिया जाता है बजाय फीस लेने के। ऐसे ही वहाँ टीचर भी अच्छी क्वालिफिकेशन के मौजूद हैं, लेकिन मुआशरे में अवेयरनेस नहीं है। प्राइवेट इदारों में भी कई इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे इदारे के लिए मेरी लोगों से अपील है कि आइए देखिए हम अल्लाह के बंदों के लिए क्या कर रहे हैं। बेशक इस अवेयरनेस के साथ कोई आके हमें देखे तो सही। जब इन बच्चों को हम कदम उठाता देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि जैसे हमारे कदमों में अल्लाह पाक ने कुव्वत अता कर दी है। किसी माजूर, किसी मखसूस शख्स को अगर हम एक उसकी टांग लगा देंगे और वो जाकर उस किसी फैक्ट्री के अंदर क्लर्क के काम पे बैठ जाएगा, तो ये बहुत बड़ी नेकी का काम है जनाब, आप उसकी जिंदगी बदल देंगे। हमारे साथ शर्जील साहब भी मौजूद है, मैं चाह रहा हूं उनसे भी गुफ्तगू कर लें क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है। तो शर्जील साहब, एडमिनिस्ट्रेटर हैं आप, किस तरह से इन बच्चों को संभालते हैं, किस तरह से इनको मैनेज करते हैं, और इनको क्योंकि एक सवाब की नीयत से भी बंदा ये काम कर रहा होता है, ड्यूटी तो होती है लेकिन सवाब की नीयत से भी कर रहा होता है, और बहुत सारे बच्चे बीच में टैलेंटेड भी होते हैं, आप उनको पहचानते भी होंगे, किस तरह से उनको फिल्टर आउट करते हैं आप? बहुत शुक्रिया जी आपका। एज ए एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखा जाए तो एक बहुत टफ जॉब है। बाकी डिपार्टमेंट में जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन होती है तो सवाब की नीयत से तो है,
अगर बंदा इसको करके चले। लेकिन एज ए एडमिनिस्ट्रेशन जब एक बच्चे के ऊपर पूरा कंट्रोल करना होता है, उसमें पूरी इंतज़ामिया होती हैं, स्पेशल टीचर्स होती हैं, हेड होती हैं, आपके पिक एंड ड्रॉप के मसाइल होते हैं, उसके अलावा फिर यूटिलिटी मामलात होते हैं, फिर फ़ंड होते हैं, हर चीज़ को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अगर हम इन सब को इकट्ठा करके एक बच्चे पे पूरी कॉस्ट लगाते हैं तो हमारे इस वक्त प्राइवेट एनजीओ के ऊपर जो है एक बच्चे पे 12,500 रुपया विदाउट पिक एंड ड्रॉप जो है ना कॉस्ट आती है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 150 के करीब हमारी दोनों ब्रांचों के बच्चे मिला के जो ना चारों डिसेबिलिटी पे जो है ना काम कर रहे हैं हम इसके ऊपर है। और एक ही छत के नीचे जनरल मेडिकल के साथ भी इन बच्चों को मेडिकल फैसिलिटी भी जो साथ दी जाती है, इसमें एक्सरे आ जाता है, इसमें फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट आ जाती है, इनकी स्पीच थेरेपी आ जाती है, साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट आ जाती हैं। तो ओवरऑल एक्टिविटी करवाते हुए जब इन्हें माशरे का एक फाल शहरी बनाना है, सामने खड़ा करना है, तो मेरा पैगाम होता है तमाम पेरेंट्स के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, उस चैनल के तवज्जो से भी, कि जब तक 3 सतून खड़े एक लेवल पे नहीं होंगे, इसमें सोसाइटी, पेरेंट्स और इंस्टीट्यूट तीनों का रोल प्ले होगा तो बच्चा आपका तैयार होगा सही तौर पर। इस पर जो भी एक पिलर भी कमज़ोर होगा तो आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। अच्छा, बाज़ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो तालीम में बड़े बेहतरीन होते हैं और उनके पास नॉलेज को ऑब्जॉर्व करने की पावर एक आम आदमी से भी ज़्यादा होती है। ऐसे बच्चे भी तो आप ढूंढते होंगे ना, ऐसे बच्चे भी बहुत सारे होंगे आपके पास। बिल्कुल ऐसे हैं नहीं बल्कि मौजूद हैं। अभी आपको इंशाल्लाह ताला अपने इदारे के बच्चों की परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे कि जो एक हमारा इंटरनेशनल भी और नेशनल लेवल पे भी एक इंक्लूसिव एजुकेशन के हवाले से तारुफ हुआ है कि वो बच्चे जिनको जनरल बच्चों के साथ भी इकट्ठा करके जो अच्छे शार्प हैं, काम कर सकते हैं और सब 5th, 8th, 9th के एग्जाम दे सकते हैं, तो हम उनको वो तैयारी करवा के तो उनको बोर्ड के इम्तिहान में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपीयर किया है। अच्छा, कितने बच्चे अब तक ठीक होके जा चुके? जैसे शकील साहब कह रहे थे अभी कि बहुत सारे बच्चों को टांगे जो हैं वो लगा दी जाती हैं ताकि वो नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजार सकें, तो अब तक कितने बच्चे इस तरह से? इस वक्त मेरे पास जो मेरे इदारे में जो बच्चे तैयार होके हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो वहीं जॉब भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। उसी इदारे में काम कर रहे हैं। पे लगाई गई है उनकी, बकायदा पे लगाई गई है। यानी एक आम आदमी जिस तरह से अपनी घर की कफालत करता है उसी तरह से अपने घर की कफालत कर रहा है और उतनी ही कंट्रीब्यूशन के साथ जितना एक आम नॉर्मल पर्सन अपनी कंट्रीब्यूशन करता है अपने घर के अंदर। वैसे ये एक बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इससे एहसास कमतरी अंदर की खत्म हो जाती है और एक हमारे मुआशरे का हिस्सा बन जाते हैं। हमारे इदारे की बच्चियों ने पिछले 2 सालों में बोर्ड में पोजीशन ली है। अरे क्या बात है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। 4 पोजीशंस पिछले 2 सालों में हमारे बच्चों के पास हैं क्योंकि हमारा स्कूल जो है ये मिडिल स्टैंडर्ड तक बाकायदा गवर्नमेंट से मंजूर है। इसमें बच्चों को हम जो इस काबिल हैं कि पढ़ सर लिख सकते हैं उन्हें पढ़ाते हैं। जो बच्चे सीख सकते हैं हम माशी मजबूरी को भी माजूरी गिनते हैं। हमने बाकायदा स्टेजिंग यूनिट बना दिया है जिसके अंदर वो बच्चियां जो जिस्मानी तौर पर किसी तरीके से कुछ पोलियो का शिकार हैं या किसी और कैफियत का शिकार हैं, उनको हम बाकायदा सिलाई सिखाते हैं ताकि वो बच्चियां मुफीद शहरी बन जाएं, जाके अपनी फैमिली को संभाल सकें। और कुछ ना भी करें हम तो कम अज़ कम एक माँ जो अपने बच्चे की वजह से बहुत परेशान होती है उसको 6 घंटे के लिए हम टेंशन फ्री घर दे देते हैं। अरे उसके क्या बच्चे को ले आते हैं, उसको हम संभालते हैं, उसकी निगहदाश्त करते हैं। उस टाइम में वो फैमिली टेंशन फ्री हो जाती है। ये भी एक पहलू है जिसकी वैसे आप इसके साथ साथ मेरा ख्याल है हुनर भी बच्चों के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि सिलाई कढ़ाई हम सिखाते हैं, ये हुनर जब उनके अंदर आ जाता है तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बच्चे का। बच्चियों को कुकिंग सिखाते हैं, बच्चियों को ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे लूंगा और लाजमी इसके ऊपर डिटेल में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक का वक्त हो गया है। आइए देखिए हम क्या करते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और हम लाजमी इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। बहुत खूब जनाब, बहुत खूब। हमारे साथ नाज़े अली हमारे साथ मौजूद हैं। ये है वो टैलेंट हमारे मुल्क पाकिस्तान में, हमारे शहर में जो मौजूद है। ये हैं वो स्पेशल बच्चे जो यकीन मानिए वाकई में स्पेशल है। क्योंकि यकीन जानिए नाज़े अली, आपको अल्लाह ताला ने जो आवाज दे रखी है, जो गला दे रखा है, बड़े बड़े लोग इसकी ख्वाहिश करते हैं और इस ख्वाहिश ये मरते दम तक ख्वाहिश ही रह जाती है, लेकिन ये तोहफा उसी को मिलता है जिसे रब चाहे। तो ये अल्लाह ताला का तोहफा है ये आवाज़ जो आपने दी और आज बड़े ही खूबसूरत
कलाम पाक का जो शुरुआत है जिससे आपने की, मैं कहता हूँ आपके अंदर ये टैलेंट इस कदर कूट कूट के बड़ा हुआ है, मैं अंदाजा नहीं कर पा रहा था। और बहुत सारे सिंगर्स शकील साहब हमारे शो के अंदर आते हैं, उनके साथ गुफ्तगू भी होती है, उनसे गाने भी सुनते हैं हम, लेकिन जिस तरह से इन्होंने गुनगुनाया, हाई नोट्स के ऊपर जैसी पिचेस इन्होंने इस्तेमाल की, मेरे तो रोंगटे यकीन मानिए खड़े होना शुरू हो गए। मैं बयान नहीं कर सकता कितना अच्छा सिंगर आज मैंने तलाश किया। ये जिस तरीके से बच्चों को सिखा रहे हैं, इंशाल्लाह एक पूरा बैच हमारे पास है इसी तरीके से पॉलिश होकर निकलेगा और इसी तरीके से इंशाल्लाह ये मासूम लोग सरफराज लोग हो जाएंगे। इसी तरीके से हम दीगर शोबों में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों को आप मैं चाहता हूं नादिया अली आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करूं। मुझे ये बताएं कि बच्चों को आप जब तालीम देते हैं, बच्चों के अंदर जैसे आप में इतना टैलेंट मौजूद है, बहुत सारे और भी बच्चों में मौजूद होगा, तो वो बड़ा नॉलेज को ऑब्जॉर्व करते होंगे। आप जैसे नोट्स लेते हैं, हाई लो नोट्स लेते हैं, लो नोट्स लेते हैं, जिस तरह सिखाते हैं, कितने बच्चे हैं आपके पास जिनको म्यूजिक की तालीम दे रहे हैं आप? मेरे पास जो फिलहाल जो बच्चे जो सीख रहे हैं, म्यूजिक को सीख सकते हैं, जो देर ऑलमोस्ट 30 बच्चे हैं मेरे पास ऑलमोस्ट, जो कि म्यूजिक को समझते हैं, जो कि गाने के उतार चढ़ाव को, ना सिर्फ उतार चढ़ाव को, बाकायदा बीट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं लाजमी नाज़रीन एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ, जो टैलेंट इस वक्त नादिया अली के पास मौजूद है, उससे सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एजुकेटेड पर्सन ही नहीं मुस्तफीद हो सकते, आम लोग भी जो सीखना चाहते हैं, यकीन जानिए आप भी आए, और ये मैं वाकई कहूंगा ये स्पेशल वाकई में स्पेशल है। और ये स्पेशल जो गला अल्लाह ताला ने इनको फराम किया है, उससे मुस्तफीद अगर आपको होना होगा, कोई म्यूजिक की तालीम लेनी होगी, तो आप भी अपने बच्चों को नादिया अली के पास भेज सकते हैं। तो उनको ट्रीट ये नादिया अली उसी तरह से कर सकते हैं जैसे स्पेशल बच्चों को कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सीखने का शौक होता है, म्यूजिक का शौक होता है, संगीत का शौक होता है, तो लेकिन उनको मुनासिब जगह नहीं मिल पाती। तो नादिया अली आज हमारे साथ क्योंकि ऑन स्क्रीन मौजूद हैं, तो बड़ा अच्छा गुनगुनाते हैं। अच्छा अली, मुझे ये बताइएगा कि बाजुकात होता है ना कि खुद से कंपोज करता है बंदा, खुद लिखता है, तो आप लिखने की तरफ भी आए हैं? कुछ लिखा हो, कुछ खुद से कंपोजिशन की हो, खुद से गुनगुनाया? हम लोग बिल्कुल कर रहे हैं, इस पे भी काम कर रहे हैं, और वी हैड मेड अ सॉन्ग फॉर आवर इंस्टीट्यूट, तो उसको कंपोज मैंने खुद किया था और उसको लिखा था डॉक्टर रियाज मजीद साहब ने, जो बहुत अच्छे शायर हैं हमारे, तो उन्होंने हमें लिख के दिया था गाना। एंड बड़ी एक मज़ेदार बात है कि इसको बहुत थोड़े वक्त में हम लोगों ने, ये हमारे इदारे का स्लोगन है। बिल्कुल, और मैं आपको एक शेर हम जरूर सुनेंगे आपसे। महमूदा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है और उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मैडम, क्या कहेंगे ऐसे बच्चे जो वाकई हमारे माशरे के अंदर मौजूद है? हमारा असासा है ये, मैं ये कहूँगा हमारा असासा है, क्योंकि बहुत सारे नॉर्मल लोग घूमते फिरते हैं, लेकिन वो चीज़ उनके पास मौजूद नहीं होती जो नादिया अली के पास मौजूद है। या इसी तरह के बहुत सारे और भी स्पेशल बच्चे होते हैं, उनकी और भी बहुत सारी स्पेशल कैपेबिलिटीज होती हैं। किसी में नॉलेज को ऑब्जॉर्व करने की ताकत बहुत ज़्यादा सलाहियत मौजूद होती है, कोई डिबेटर बहुत अच्छा होता है और कोई डिज़ाइनर बहुत अच्छा होता है। जैसे आप बता रहे थे कि उनको हम सिखाते हैं, ख़ासतौर पर सिलाई कढ़ाई किस तरह से करते हैं। मैडम, आप इस हवाले से क्या कहेंगी? देखें, ये बच्चे वो ज़माने गुजर गए जब बच्चों का नाम नहीं रखा जाता था। अगर हियरिंग इम्पेयर्ड पैदा हो गया तो उसको सारी उम्र डोरा ही कहते रहे, और जो ज़रा स्लो लर्नर है उसको साईं कहते रहे। अब तो इदारे बने हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी हैं, NGOs भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काम हो रहा है। तो इन बच्चों में जहाँ जितना टैलेंट होता है उसको पॉलिश किया जाता है। बल्कि जो इस तरह के अलकाबात का मैडम इस्तेमाल करते हैं, वो कम ज़र्फ और कम अकल लोग होते हैं, उनको पता ही नहीं होता इनके पास क्या चीज, क्या खजाना मौजूद है जो कि आम लोगों में देखने को नहीं मिलता। तो आप क्या कहेंगे मैडम, बच्चे जो होते हैं वहां पे बहुत अच्छा भी फील करते होंगे जब ऐसा टैलेंट कोई उनके पास आ जाता है, या नादिया अली जैसे सिखाते हैं या बाकी वहां पे जो टीचर्स होंगे उनको सिखाते हैं, तो उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, एक चीज के अंदर आपके बच्चों के अंदर मौजूद होता है। टीचर गोताखोर होता है, वो मोती निकाल लेता है समंदर से। क्या बात, जब ये बच्चे आते हैं हमारे पास इदारों में, तो टीचर के पास जाहिर है वो स्पेशल टीचर स्पेशल मेथड यूज करते हैं। तो अभी आप देखिएगा और बच्चे भी हैं, आप इनको स्टेज पे परफॉर्म करते देखें, आप इनको गाता देखें, आप इनको जाके सिलाई कढ़ाई करता देखें, आप इनको बाकी एक्टिविटीज में देखें, और इवन आप इनको लर्निंग में देखें। क्या बात, आपको लगेगा ये पहले तो हम कहते थे किसी से कम नहीं, माजूर है मजबूर नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि आप ही कर सकते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से आप यकीन जानिए बता रही है, अब मैंने ये जहन बना लिया, इंशाल्लाह हफ्ते में एक दिन में आपके पास
लाजमी आया करूंगा और नादे अली की सोहबत में जरूर बैठा करूंगा। ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। मैं जनाब आपकी आवाज सुन के, आपने तो वैसे ही हमें अपना फैन कर लिया है, तो हम इंशाल्लाह लाजमी आपके पास आया करेंगे। और क्योंकि मैं तो वैसे भी शोबिस के हवाले से थोड़ा सा नए टैलेंट को हम तलाश करते रहते हैं, आज तो बिल्कुल ही एक ऐसा टैलेंट मेरे पास मौजूद है। बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं, उनसे बहुत अच्छा आपने गुनगुनाया। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मैं नादे अली से मजीद सॉन्ग्स जो है वो सुनूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद। तो हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये वो हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो कि इन स्पेशल बच्चों की तरफ से बनाए गए हैं। ऐसा हुनर इनके हाथों में मौजूद है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई चीज़ें, अनगिनत चीज़ें हैं जो कि इनके अंदर मौजूद हैं। और आप देख भी सकते हैं ये ऐसे ऐसे शो पीसेज हैं जो बाज़ारों में लेने जाएँ तो हज़ारों की कीमत के अंदर आपको मिलते हैं, और इनको बनाने के लिए काफ़ी मेहनत और मेहनत के साथ साथ हुनर दरकार होता है, और ये दोनों इनके पास मौजूद हैं। और ये जैसे कि आप देख भी सकते हैं बड़े खूबसूरत अंदाज में ये बॉटल्स को और छाबियों को और कैप्स को जो है वो तैयार किया गया है। इससे आप अपने रूम को जो है उसकी सजावट कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा टैलेंट है जो कि इन बच्चों के पास मौजूद है। और हैंडीक्राफ्ट्स का ये एक सेक्टर है, एक स्पेसिफिक चीज़ है जो कि मैं एक हुनर आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे हुनर इनके पास मौजूद हैं। तो ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर रोजीना अख्तर ने ज्वाइन किया है, हम उनके साथ भी गुफ्तगू करते हैं। मैडम, क्या कहेंगी, बच्चों के हाथ में इस कदर ज़्यादा हुनर होता है, और ये तो मेरे ख्याल है मैं या कोई और भी तैयार नहीं कर सकता जिस तरह से मेहनत के साथ और एक्सपर्टीज के साथ इन्होंने ये हैंडीक्राफ्ट तैयार किए। अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चों को पहले इसका हम इनके परफॉर्मेंस इस तरीके से बनाते हैं, इनको तरीकाकार इस तरीके से सिखाया जाता है। बहुत सारे बच्चे, जैसे अभी आपके सामने बच्ची मौजूद है कि जिस्मानी मसले के साथ है, इनकी एक्टिविटीज़ होती मोटर एक्टिविटीज़, फाइन मोटर एक्टिविटीज़ और ग्रॉस। अब बच्ची की अगर ग्रॉस में प्रॉब्लम है तो फाइन की एबिलिटी को हमने उजागर किया और उसके अकॉर्डिंग देख के फिर बच्चों के प्लान्स इस तरीके से होते हैं इनिशियल, मिडल और फाइनल के हिसाब से। यानी कुछ बच्चे यहाँ तीनों कैटेगरीज का आपके पास मटेरियल मौजूद है। इनिशियल के वो बच्चे मतलब जिनकी फाइन मोटर एक्टिविटीज अभी हम स्टार्ट करवा रहे हैं, यानी फिंगर्स फाइन मोटर एक्टिविटीज के अंदर ऐड होती हैं, तो उनको स्टिचिंग के अंदर हमने ऐड किया। उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट का ये हमारा दूसरा सेगमेंट है जिसमें हम ये करवाते हैं। इसमें ये बच्चों ने हैंडमेड डो के फ्लावर्स भी खुद हाथों से बनाए हुए हैं। अरे क्या बात है, बहुत ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो आप कहते हैं बोरी होती है ना, बोरी, उसके साथ ये जो बॉटल्स है इनको डेकोरेट किया हुआ है। स्पून्स जो है हम यूज करते हैं डिस्पोजेबल्स, उसके साथ बच्चों ने डेकोरेट किया हुआ है। मिरर्स को बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। ये फिजिकली हैंडीकैप और जो समाज से महरूम बच्चे हैं, इन लोगों का ये काम है। और इनमें ये अच्छा, बच्चे मैं मौजूद हैं खास तौर पे एक और चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ इनके अंदर कि इन्हें तैयार करने के लिए कोई बहुत हाई फाई आइटम्स या महंगी आइटम्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये वेस्ट से बनाई गई चीजों को अपने हुनर से महंगा कर दिया। ये वेस्ट से बनाई गई हैं। बच्चों की बहुत सारी ऐसी ये नीड्स होती हैं, नीड्स कलर्स के थ्रू जो है ना वो ये शो करते हैं। तो अपनी मर्जी के चॉइसेस के कलर, इसमें ग्रीन कलर जो है ये अमन को जो मोस्टली शो करता है, ठीक है। तो इस लिहाज से बच्चों को जो कलर जो मतलब ये लाइक करते हैं उस तरह। अब ये फ्लावर्स जो हैं अक्सर देखा जाए साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट ऐसा होता है इंसान, हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना डिसऑर्डर्स डिफरेंट होते हैं उनके अंदर, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, इस तरह की चीजें, तो ये हम उनकी डिसेबिलिटी को एबिलिटी में चेंज करते हैं। मतलब वो जो फ्लावर्स, अक्सर बच्चे नाखून खाते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं जो ADHD और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी की डिसऑर्डर्स के साथ होते हैं, उनकी डिसेबिलिटी को हमने इस एबिलिटी के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। यानी ये फ्लावर्स जो हैं वो नाखून खाने की जो एक आदत है वो उनकी कम कर चुके हैं, हम इससे कॉप अप कर चुके हैं काफी सारा माशाल्लाह। तो ये फ्लावर्स और इस तरह की चीजें, कलर्स कम्बिनेशन सारा वेस्ट से बनाया गया है। इसके अच्छा, मैं चाहता हूँ ये जिन बच्चों की मेहनत है और जो आज हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन भी आप करवाएं ताकि ऑडियंस को हमारे साथ मौजूद हैं आज महानूर इरफान है। ये जब बच्ची हमारे पास अदारे में मौजूद आई थी 5 साल पहले की बात है, उस वक्त स्वेयर फिजिकली मसले थे इसके, यानी फाइन मोटर एक्टिविटीज नहीं थी, चलने फिरने का जैसे कि आपके सामने मसला था, बच्ची प्रॉपरली बोल नहीं सकती थी, और इसके अलावा कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की अपनी फैमिली तक महदूद थी। और ड्राइंग्स बहुत अच्छी है, बचपन से बनाती रही है। ये ड्राइंग्स के थ्रू जो है ना अपनी फैमिली को शो करती थी, जैसी फैमिली अपने एक्सप्रेशन बताती थी। बिल्कुल। तो बच्ची 5 साल के अंदर अब माशाल्लाह हमारे पास पहले थी स्लो लर्नर कैटेगरी में है, इसका फिजियोलॉजिकल मसला है, इसका स्पीच का था,
और मैं चाहूंगी कि बच्ची आज थोड़ा सा आपको कुछ सुनाए भी। ये भी नादिया अली की मैं स्टूडेंट है। चाहता हूँ बाकी जो बच्चे हमारे साथ जी मौजूद हैं बिल्कुल। इसके उनका साथ है introduction। सना मुकद्दस, और सना मुकद्दस जो है समात के मसले के साथ है। इस वक्त जो इसका IQ लेवल है वो स्लो लर्नर्स बच्चों के अंदर कैटेगरी के अंदर आता है। ये 2 क्लास की स्टूडेंट है, लेकिन इसकी अचीवमेंट्स में ये है कि अब समात के मसले के साथ ही जब से ये बच्ची हमारे पास है, इसको हेयरिंग जो कोक्लिया है इम्प्लांट करने के बाद जो है ना, इसकी स्पीच डेवलप होनी शुरू हो गई है। ठीक है, बच्ची बोलने के मराहल में माशाल्लाह। जी बिल्कुल। उसके साथ है अबीर अदन, 8th क्लास की स्टूडेंट है हमारी। ये भी फिजियोलॉजिकल मसले के साथ है, स्लो लर्नर कैटेगरी के अंदर जो है ना ऐड होती है। उसके साथ है अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब जो है इस वक्त 5th क्लास का स्टूडेंट है। स्वेयर इंटेलेक्चुअली डिलेड बच्चों उसके अंदर ऐड था, लेकिन ये जनरल स्कूल्स में जाता था जहां इसकी एबिलिटी को प्रॉपर्ली देखा नहीं गया। उन्होंने इसको बैक्स पे बिठाते थे हमेशा, यानी उसकी सोशल इंटरेक्शन इतनी डिस्टर्ब थी कि बच्चा किसी से प्रॉपर्ली बात नहीं करता था। लेकिन आज ये आपको गाकर सुनाएगा। अरे क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो बहुत शुक्रिया आज के शो में मैडम आपका आने के लिए। डॉक्टर रोजीना अख्तर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, महमूदा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और नादिया अली आपका बहुत शुक्रिया। बच्चों आपका बहुत शुक्रिया, आज आप मेरे शो के अंदर आए और मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि आपने मेरे शो को जो इज्जत बख्शी है। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेकिन जाने से पहले मैं नादिया अली आपसे दरख्वास्त करूंगा, आप जो स्पेशल एंथम तैयार किया है वो हमें गा के सुनाएं ताकि ऑडियंस को भी पता चल सके। इट्स अबाउट द पीपल विद डिसेबिलिटीज। तो उनके लिए हम लोगों ने बनाया था, और इंशाल्लाह जो हम लोगों ने ये इसमें लिखा है, जो कंपोज किया है, ये होगा भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।